So we मैम were, हाँ जी, मैम जो हिस्टोरियम है तो वो हाँ जो स्टोरी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है तो उसके जस्ट वॉल से जो सेल से जो बन रही है उसको बोलेंगे हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम तो एक सकिंग टिश्यू है जो बना है फ्रॉम दी पेक लेयर, पेक का ही एक अंदर, जो पेक हमारे पास पूरा एक सेल था जब उसने मल्टीपल न्यूक्लियस बनाने शुरू यस मैम। किए तो उसी के अंदर उसने एक पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसे आपने सैक का नाम दे दिया। उस स्ट्रक्चर को आप हॉस्टोरियम कह रहे हो, नेम दैट स्ट्रक्चर एज हॉस्टोरियम। ओके मैम। ठीक है ना, दैट्स जस्ट अ सकिंग टिश्यू राइट इन बिटवीन जो प्रेजेंट है। फाइन, ओके गाइस, सो कंप्लीट यहाँ तक का टास्क सबको। तो वी से अबाउट द फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा लास्ट टाइम कि ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कराते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, राइट, अभी तो आज की क्लास में हम करेंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट कर लेंगे इसके, एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर उसके बाद सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। राइट, आपका पॉलिनेशन वाला एक पार्ट रह जाएगा और एपोमिक्सिस वाला एक पार्ट रह जाएगा। राइट, तो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डू इन द मंडे सेशन बट फ्रॉम 5 to 7। जो मंडे को आपकी नॉर्मल क्लास होगी, मंडे को 2 क्लासेस हैं, मंडे को जो आपकी नॉर्मल क्लास होगी वो नॉर्मल क्लास में मॉल बायो शुरू कर देंगे। राइट, मंडे में 5 to 7 में अगेन आई कंबाइन द बैचेस, राइट 10 और 11 को कंबाइन करूंगी मैं क्योंकि दोनों का ही वही पोर्शन रहता है। तो वो पॉलिनेशन वाला पार्ट राइट वी आर गोइंग टू डू, राइट वो हम कंप्लीट करेंगे पूरा। और जो आज रह जाएगा एपोमिक्सिस वाला जितना पार्ट रह जाएगा दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट अप इन दी Monday session 5 to 7। तो रिमेंबर देयर इज एन एडिशनल सेशन ऑन मंडे, राइट 5 to 7, जहां पर हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। हाँ जी मैम जूलॉजी की क्लास मैम 4 to 5:30 है मंडे को। फिक्स है ऑलरेडी zoology 4 to 5:30। यस मैम। मैम फिक्स नहीं है मैम, सर ने कहा था संडे को कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, अगर सर संडे कंफर्म कर देते हैं तो मंडे, अगर नहीं सर कहते क्लास नहीं है तो आपकी मंडे होगी क्लास। ठीक है, तो मुझे एक बार स्टेटस क्लियर कर देना जब सर कंफर्म कर दें आपको, अदरवाइज क्लास फिर हम ट्यूसडे कर लेंगे, कोई बात नहीं। ट्यूसडे तो फ्री हो शाम में? यस मैम। ट्यूसडे तो कोई क्लास नहीं है, ठीक है? नो मैम। राइट, क्योंकि वो पोर्शन एक जो है वो मुझे दोनों का फिर एक साथ ही कराना है, वरना दोनों की एक नॉर्मल क्लास जाएगी उसके पीछे। राइट, तो इसी वजह से वो एक साथ मिलके वी कैन कंप्लीट अप इन द मंडे। राइट, अगर आपकी जू की क्लास नहीं होती है, अगर जू की क्लास होती है तो इन्फॉर्म मी अकॉर्डिंगली। राइट, वी विल हैव द क्लास ऑन ट्यूसडे। ठीक है बच्चा, फाइन, राइट, ओके मैम। okay guys, now moving to the embryogenesis। right, embryogenesis पे आते हैं अब यहाँ पर। right, देखो अब हमने पहला स्टेप कहा था बच्चा, बहुत ध्यान से अभी टॉपिक आज का समझना है एम्ब्रियोजेनेसिस का। द फर्स्ट स्टेप वी से दैट कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला काम था हमारे पास कि हमें पेग से एंडोस्पर्म बनाना था। क्यों? क्योंकि मुझे एक नरिशमेंट टिश्यू डेवलप करना था ताकि वो नर्स टिश्यू सारा नरिशमेंट आराम से अवेलेबल करा सके जब जाइगोट से एम्ब्रियो बने। तो नाउ वी आर गोइंग टू द टास्क कि हमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है। एक्चुअली प्रोसेस क्या कहता है बेटा? द प्रोसेस से दैट कि अगर हम जाइगोट लेके चलते हैं तो जाइगोट से सबसे पहले डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होती है यंग प्लांटलेट की, and young plantlet then lead to the development of the mature plant। तो एक्चुअली हमने 11-12 में ना थोड़ा सा उल्टा पढ़ा इसके सीक्वेंस को। यंग प्लांटलेट से मेच्योर प्लांट बनना इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो पूरा मॉर्फो एनाटॉमी में आपने देखा कि रूट स्टेम लीफ फ्लावर कैसे बनते हैं, राइट, क्या क्या हार्मोन्स वर्क करते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा। एम्ब्रियो से यंग प्लांटलेट बनना इज सीड जर्मिनेशन, जो हमने एपीजीएल हाइपोजीएल जर्मिनेशन देखा कि एपिकोटाइल पहले ग्रो कर रहा है, हाइपोकोटाइल पहले ग्रो कर रहा है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनना इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम जो चल रहे हैं 11-12 के सीक्वेंस के हिसाब से वो रिवर्स गए कि पहले हमने मेच्योर प्लांट देख लिया, फिर हमने यंग प्लांटलेट की बात की, फिर अब हमने एम्ब्रियो देखा, अब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनता हुआ देखेंगे। राइट, तो प्लांट की लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती है। राइट, तो अब हमने कहा यहाँ पर जाइगोट इज द वन विच इज नाउ गोइंग टू डेवलप अप इनटू द एम्ब्रियो, जो एक मेच्योर एम्ब्रियो में चेंज होगा ताकि मेच्योर एम्ब्रियो जर्मिनेशन के बाद एक यंग प्लांटलेट डेवलप कर सके। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस।
अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, लेट्स बिगिन विद दैट, नहीं उसके साथ स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एवरीवन, स्टार्ट करें टॉपिक, राइट। तो अब सबसे पहले हम डाइकॉट का पढ़ेंगे, राइट। उसी के बाद, क्योंकि डाइकॉट का अगर एक बार पढ़ लिया तो वेरी सिंपल इट इज मोनोकॉट के लिए, क्योंकि आधे स्टेप मिस ही करने मोनोकॉट के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं मोनोकॉट में पढ़ने के लिए, राइट। तो अब बेसिकली पहले दो टर्म्स, जब हमने सीड डेवलपमेंट की बात की थी, व्हेन वी स्टेटेड इन द प्लांट किंगडम, देन वी सेड कि अगर कोई भी प्लांट सीड डेवलपमेंट को शो करता है तो उसके पास दो फीचर एम्ब्रियोजेनेसिस के हिसाब से होना चाहिए, एक तो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट और एक एंडोस्कोपिक नेचर। दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट और एंडोस्कोपिक नेचर। अब ये क्या है, अगर टर्म्स याद नहीं है तो लेट्स रिवाइज दैट। वी सेज गाइस, ये हमारे पास जाइगोट हैज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो 2n हमने बनाया। जाइगोट ने पहला माइटोटिक डिवीजन किया, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किया, एंड दिस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज अनइक्वल, ये इक्वल नहीं है, राइट। मींस दो सेल बनेंगे जो साइज में इक्वल नहीं होंगे, और अनइक्वल ओनली इन टर्म ऑफ साइटोकाइनेसिस। सिर्फ साइटोकाइनेसिस इसका अनइक्वल है, कैरियोकाइनेसिस अनइक्वल नहीं है, ओनली साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, राइट। और डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा, मींस डिवीजन आपका हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल में ट्रांसवर्स एक्सिस में है तो वी आर फॉर्मिंग टू सेल, एक सेल ओरिएंटेड होगा चलाजल एंड की तरफ, एक सेल ओरिएंटेड होगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एंड दिस इज द ओरिएंटेशन व्हिच इज फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है कि एक सेल आपका चलाजल एंड की तरफ है, एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। जो चलाजल एंड की तरफ सेल बनता है उसे हम टर्मिनल सेल कहते हैं या एम्ब्रियोनल सेल का नाम देते हैं। उसका फेट होता है एम्ब्रियो बनाना, और जो हमारे पास माइक्रोपाइल की तरफ बनता है उसका फेट होता है सस्पेंसर बनाना, जिसके लिए हम उसको बेसल और सस्पेंसर सेल का नाम देते हैं। तो वी हैव फॉर्म अ बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, एक टू सेल्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया। ये ओरिएंटेशन हम चेंज नहीं कर सकते। एम्ब्रियोनल सेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चलाजा क्यूबिटम। सस्पेंसर सेल जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका काम होता है एम्ब्रियो को पुश करना टुवर्ड्स द फूड। नाउ टेल मी, एंडोस्पर्म कहाँ लोकेटेड है, चलाजल एंड की तरफ या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ? एंडोस्पर्म कहाँ हमने लोकेट कर रखा है, चलाजल एंड की तरफ। तो सारा का सारा फूड एम्ब्रियो सैक में कहाँ लोकलाइज्ड है, चलाजल एंड की तरफ। तो एम्ब्रियो को कहाँ पुश करना चाहिए, चलाजा की तरफ या माइक्रोपाइल की तरफ? एम्ब्रियो चलाजा की तरफ। चलाजा। अगर एम्ब्रियो को चलाजा की तरफ पुश करना है, इसका मतलब एम्ब्रियो की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन किसकी तरफ होनी चाहिए, चलाजल एंड की तरफ। और सस्पेंसर की ओरिएंटेशन किसकी तरफ होनी चाहिए, माइक्रोपाइल, ताकि वो माइक्रोपाइलर एंड से आगे की तरफ एम्ब्रियोनल सेल को पुश कर सके। जैसे वो होता है ना, एक हाइड्रोलिक्स वाला पुश होता है, राइट, जिसमें हम कहते हैं फोर्स लगता है और वो आगे की तरफ मूव होता है। सेम ऐसे वो एक फोर्स लगाएगा ताकि एम्ब्रियोनल सेल एंडोस्पर्म में डिग हो और एंडोस्पर्म से फूड को ले सके, क्योंकि फूड को लेने के लिए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट चाहिए। वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के लिए हमें उसको उसकी तरफ डिग कराना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द एम्ब्रियोनल सेल टू डिग इनसाइड इट, right? That's why embryonal cell is always at chalazal end, suspensor cell is always at micropilar end. This fact is not at all going to change in any angiosperm, without any exception। ये स्टेप है, कभी चेंज नहीं होता। फाइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट जाइगोट से हुई और द डेवलपमेंट अकर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द जाइगोट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द जाइगोट से हुई या कंप्लीट जाइगोट से हुई? एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ द जाइगोट। एंड व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ द जाइगोट? एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल इज दैट पार्ट ऑफ द जाइगोट जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। तो हमने कहा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनल सेल, टर्मिनल सेल या एपिकल सेल, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। अगर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फ्रॉम पार्ट ऑफ द जाइगोट होती है तो हम उसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर वर्ड याद हो तो एक और पढ़ा था होलोब्लास्टिक, जब कंप्लीट जाइगोट से और होलोब्लास्टिक हम प्रिमिटिव मान के चलते हैं, हम एडवांस कहते हैं मीरोब्लास्टिक होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इट इज गोइंग टू बी मीरोब्लास्टिक इन नेचर। फाइनली समझ आया पॉइंट, राइट? सेकेंड थिंग, एम्ब्रियो की डायरेक्शन, डेवलपमेंट की जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसका प्रोजेक्शन है, वो चलाजल एंड की तरफ है। अब चलाजल इनर है या माइक्रोपाइलर इनर है? कौन सा एंड दोनों के प्रोजेक्शन में इनर है? चलाजल एंड इज ऑन द इनर साइड और माइक्रोपाइलर एंड इज ऑन द इनर साइड।
चलाजल एंड। बेसल एंड कौन सा होता है? चलाजल एंड होता है ना। बेसल एंड इज द इनर वन ना। एपिकल एंड ओपनिंग कौन सी? ओपनिंग है तो हमेशा हमारे पास क्या है? आउटर साइड हुआ ना। जो हमारे घर का भी जो ओपनिंग होती है वो क्या है हमारे पास? एंट्री पॉइंट है ना, राइट। और जो क्लोज साइड है वो क्या है हमारे पास? उसकी इनर साइड है। तो सेम उस तरीके से हमने कहा चलाजल साइड इज द इनर साइड। एम्ब्रियो की डायरेक्शन इनर साइड पे है, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की डायरेक्शन कौन सी हुई? एंडोस्कोपिक इन नेचर। इज इट फाइन? इट इज डेवलपिंग inner, right? That is, it is developing towards the chalazal end, जिसके बेसिस पे हमने कह दिया it will follow the endoscopic development and it will follow the neuroplastic development, जहां पर एम्ब्रियो डेवलप होगा हमारे पास एम्ब्रियोनल, टर्मिनल और एपिकल सेल्स। पॉइंट क्लियर? दोनों टर्म समझ आ गई हैं? These both terms are true for all the angiosperm. हर एंजियोस्पर्म के लिए ट्रू है दोनों टर्मिनोलॉजीज, राइट। नाउ अब हमारे पास आता है पॉइंट कि हम डाइकॉट में डेवलपमेंट इसकी पढ़ें कि कैसे इन दोनों टर्म्स को यूज करके हमने ओवरऑल कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा, कैसे जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो बना हमारे पास, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो स्टेप्स होते क्या? पहले मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं। जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मुझे पहली स्टेज आती है कि सिंगल सेल से एक 16 to 32 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर बनाना है, which is called globular embryo, जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जो एक साइट है जिसमें डिफरेंशिएशन होगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज अ साइट वेयर डिफरेंशिएशन अकर। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो पे डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले मुझे बनाना है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड स्टेज आती है विच इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद थर्ड स्टेज आती है विच इज कॉल्ड टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो, एंड देन वी कम टू द मैच्योर एम्ब्रियो। तो 4 स्टेजेस है हमारे पास। पहला जाइगोट, दूसरा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर टॉर्पिडो एंड मैच्योर शेप एम्ब्रियो, राइट। तो अब एक एक करके देखेंगे कि पहले आपने जाइगोट से ग्लोबुलर कैसे बनवाया, फिर हार्ट शेप कैसे बनवाया, फिर आगे डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट बचा, स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, राइट। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरे पॉइंट समझने हैं इसके कि हम कैसे कैसे मूवमेंट कराएंगे and how come we can say the development of them. तो अब मैंने कहा जाइगोट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, तो मेरे पास सबसे पहले जाइगोट है। अब डिवीजन ध्यान रखनी कौन सी कैसे हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है, बिकॉज डिवीजन इज द वन विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, राइट। जाइगोट ने सबसे पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किया, और ये जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हमारे पास हुआ है जो जाइगोट ने किया वो अनइक्वल है, और वो माइटोटिक डिवीजन ट्रांसवर्स मैनर में है। ट्रांसवर्स मैनर का मतलब दैट डिवीजन इज गोइंग टू बी इन द हॉरिजॉन्टल मैनर। तो हमने 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना दिया, जहां पर ये मेरे पास एम्ब्रियोनल सेल बन गया, राइट, और ये मेरे पास सस्पेंसर सेल आ गया। तो वी हैव द सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल फॉर्म्ड विद अस। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। एम्ब्रियोनल सेल का फेट है किसको बनाना? एम्ब्रियो को बनाना, और सस्पेंसर सेल का फेट है सस्पेंसर को बनाना। अब टास्क क्या है बेटा? एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो को ना बहुत धीरे धीरे बनाता है, स्लोली उसको डेवलप करता है, इतनी फास्ट डेवलपमेंट नहीं होती। जबकि सस्पेंसर क्या करता है? सस्पेंसर स्टार्टिंग में ही, राइट, पहले ही स्टेजेस में, पहले ही स्टेप में, राइट, अच्छा खासे नंबर ऑफ डिवीजन करके अपना डेवलपमेंट पूरा कर लेता है, राइट। तो हमने कहा नेक्स्ट प्रोसेस, सेकेंड स्टेप देखो, आपने सस्पेंसर के मल्टीपल डिवीजन कराए, सस्पेंसर को मल्टीपली डिवाइड कराया, राइट। डिवीजन हम काउंट नहीं करते क्योंकि जो सस्पेंसर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनने वाला है इट इज गोइंग टू बी 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग, राइट, 6 से 10 सेल लॉन्ग बनेगा, राइट। और वर्टिकल डिवीजन कराया एम्ब्रियोनल सेल का। रिमेंबर द पॉइंट गाइस, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन का मतलब इस एक्सिस के अराउंड कराया, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। तो देखो मैंने एम्ब्रियोनल सेल को 2 में डिवाइड कर दिया, तो 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। अब यहां जो ये टर्म लिखी है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो का मतलब होता है 2 to 8 सेल्ड एम्ब्रियो। तो हमारे पास स्टेज है, पहला है जाइगोट, जाइगोट के बाद हमारे पास बना प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा हमारे पास? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, जिसकी स्टेज क्या हो जाएगी? 16 to 32 सेल्ड एम्ब्रियो। ह्यूमन में भी पढ़ा होगा आपने ये सब, राइट। वहां नेमिंग थोड़ी अलग हो जाती है, यहाँ पर नेमिंग थोड़ी अलग है, फाइन, राइट। अब देखो ये मेरे पास एक लंबा सा सस्पेंसर, पूरा का पूरा सस्पेंसर बन चुका है।
राइट अभी और राइज भी करेगा, नंबर बढ़ाएगा जब तक इसके नंबर 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग नहीं हो जाएंगे। राइट कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट समझ आया सबको? राइट अब जो सस्पेंसर है उसकी लेबलिंग थोड़ी ध्यान से। द सेल ऑफ द सस्पेंसर विच इज जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनल सेल, जो एम्ब्रियोनल सेल के एकदम नीचे है, उसका नाम है हाइपोफाइसिस। ये हमने नाम दिया क्योंकि इनका कुछ काम है मेन, तभी मैंने इसको मेन फोकस दिया, अभी बताऊंगी क्या काम है। So the cell which is just below the embryonal cell, it is called hypophysis. And the suspensor cell which is at the end, जो micropylar end की तरफ है, जो बिल्कुल लास्ट में है, it is called vesicular cell और hostorium. अब अभी मैंने आपको वर्ड समझाया था, hostorium का मतलब होता है जो sucking tissue होता है, उसे उस तरीके से ये भी hostorium हमारे पास sucking tissue है. It is also being the one which is responsible for the sucking response. कैसे? माइक्रोपाइलर एंड के बाहर राइट पूरा का पूरा प्लेसेंटा है, म्यूसिलस है, सब कुछ प्रेजेंट है, तो थोड़ा बहुत फूड जो बच गया मान लो, उसको भी अंदर सक करना नरिशमेंट, और उस नरिशमेंट को भी आगे ट्रांसफर करना किसका काम होगा? हमारे पास वेसिकुलर सेल। तो हॉस्टोरियम और वेसिकुलर सेल बचे कुछ न्यूट्रिएंट जो मान लो थोड़े बहुत बाहर बच भी गए हैं, उनको भी सक इन करके अंदर ले आएगा ताकि न्यूट्रिएंट बचे ना। इसलिए तो हम कहते हैं म्यूसिलस बचता नहीं है, बहुत रेयर होता है जो पेरिस्पर्मिक सीड होता है, अदरवाइज तो म्यूसिलस बचता ही नहीं है। राइट कंसेप्ट समझ आया है सबको? राइट सो वी से दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू एंटर, ये हमारे पास एंटर कर जाएगा आराम से। ठीक है बच्चा? राइट ये स्टेज क्लियर सबको अच्छे से? यहां तक 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो तक स्टेज? यस गाइस, शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. गुड ना। अब देखो, अब हमने सस्पेंसर को वापस ग्रो किया, सस्पेंसर वापस डिवाइड करेगा नंबर में जब तक वो 6 to 10 नहीं हो जाएगा। 6 to 10 इज अ वेरिएबल नंबर, किसी डाइकॉट के अंदर 6 भी होंगे, किसी के अंदर 8 भी होंगे, किसी के अंदर 10 भी होंगे, इट डिपेंड्स। राइट तो अब हमने कहा मल्टीपल डिवीजन वापस सस्पेंसर की कराई और सेकेंड वर्टिकल डिवीजन कराया एम्ब्रियोनल सेल का। अब ध्यान से समझ लें वर्टिकल डिवीजन कैसे हमने कराया। देखो नाउ सी इन द स्ट्रक्चर, ये अगर आप स्ट्रक्चर विजुअलाइज करोगे बच्चा तो इसके अंदर दिखेगा पहली डिवीजन एक्सिस ये थी, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस जो पहला वर्टिकल डिवीजन किया था। अगर मैं कहती हूँ सेकंड वर्टिकल डिवीजन होगा तो ये वर्टिकल टू फर्स्ट एक्सिस होगा या वर्टिकल टू सेल होगा? सेकंड डिवीजन इज वर्टिकल, इट शुड बी वर्टिकल टू द फर्स्ट एक्सिस ना, पहली एक्सिस तो डिवाइड कर चुका है। फर्स्ट एक्सिस से इसके वर्टिकल कौन सा होगा? इज दिस, इसके वर्टिकल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर ना। इसके परपेंडिकुलर कौन जाएगा? यही तो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट एक्सिस ये बना रही हूँ बच्चे और अगर मैं इसके वर्टिकल ये बना देती हूँ तो ये वर्टिकल है या ट्रांसवर्स एक्सिस? जल्दी से, इज इट ट्रांसवर्स? तो ये तो नहीं बनाएंगे हम, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? दिस वन। तो ये हमारे पास क्या हो गई? सेकंड एक्सिस विच इज वर्टिकल टू फर्स्ट, ये फर्स्ट के वर्टिकल। राइट तो मेरे पास एम्ब्रियो कैसा बन गया? 4 सेल्ड, और 4 सेल्ड एम्ब्रियो को नाम क्या दे दिया मैंने? क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। आई जस्ट नेम इट एज क्वाड्रेंट। राइट क्वाड्रेंट का मतलब इसमें 4 सेल है, तो क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो हमने बना दिया और लॉन्ग 7 to 8 सेल लॉन्ग सस्पेंसर हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। सस्पेंसर अब सेटिस्फैक्टरी नंबर्स में बन चुका है। अब सस्पेंसर आगे माइटोटिक डिवीजन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा। Only it will perform the cytoplasmic division. Suspensor now do not perform the mitotic division. Is this point clear? Right. अब हम एम्ब्रियोनल सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। तो जो मेरे पास क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियोनल सेल ने अब ट्रांसवर्स डिवीजन किया। नाउ टेल मी ट्रांसवर्स, थर्ड एक्सिस, ट्रांसवर्स टू सेकंड और ट्रांसवर्स टू फर्स्ट, किसके ट्रांसवर्स होना चाहिए? सेकंड के। सेकंड। और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मींस कैन आई मूव लाइक दिस, थर्ड एक्सिस ऐसे बना दो। समझ आया मीनिंग? राइट तो थर्ड एक्सिस बन गई। कितने सेल एम्ब्रियो बन गया यहाँ पर मेरे पास? 8 सेल बन गए, 8 सेल। राइट तो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द 8 सेल्ड एम्ब्रियो। 8 सेल एम्ब्रियो को मैंने 2 टायर में डिवाइड किया। टायर का मतलब मैंने इसमें 2 सेल लाइंस बना दी, जिसमें से 4 सेल एक सेल लाइन में आ गए, 4 सेल एक सेल लाइन में आ गए। टायर ऑफ द सेल का मतलब ये कि ये 2 मेरे पास एक में चले गए, ये 2 मेरे पास एक में चले गए, एपिबेसल एंड हाइपोबेसल। राइट
ये मैंने डिफाइन कर दिया कि जो टॉप पे है उसे का एपिबेसल और जो नीचे है उसे का हाइपोबेसल। काम क्या होता है बेटा, यहीं से हम इन्हें टारगेट दे देते हैं। एपिबेसल का काम होगा टू फॉर्म प्लिम्यूल एंड कॉटिलिडन। प्लिम्यूल एंड कॉटिलिडन बनाना किसका काम होगा, एपिबेसल का। और हाइपोबेसल का काम होगा टू फॉर्म रेडिकल। रेडिकल बनाना किसका काम होगा, हाइपोबेसल का। समझ आया पॉइंट? तो रेडिकल हम बनवाएंगे किससे, हाइपोबेसल से, और एपिबेसल से हम क्या बनाएंगे, प्लिम्यूल एंड कॉटिलिडन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? डन। ऑक्टेंट एम्ब्रियो मेरे पास बन चुका, राइट। अब मैंने ऑक्टेंट एम्ब्रियो में पेरिक्लिनल डिवीजन कराया और डिवीजन इसमें कराया। पेरिक्लिनल का क्या मतलब होता है, जहां पर आप लेयर्स बढ़ाते हो, तो आपने लेयर्स बढ़ाने वाला डिवीजन कराया, मींस आपने पेरिक्लिनल डिवीजन कराया, आपने लेयर्स बनाई है। और अब मैंने फेट सेट कर दिया। एपिबेसल हाइपोबेसल टायर को तो फेट पहले मिल चुका था, उनसे ही मैंने लेयर्स बनवाई, प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम। ये 3 लेयर याद है सबको, एनाटॉमी में पढ़ते थे, राइट। प्रोटोडर्म का काम क्या होगा, टू फॉर्म दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑन डिफरेंशिएशन। ग्राउंड मेरिस्टम का काम क्या होगा, यस मैम। फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड प्रोकैम्बियम का काम क्या होगा, टू फॉर्म दी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट। तो हमने हर एक का फेट डिफाइन कर दिया कि अब ठीक है ये लेयर, जैसे आप ह्यूमन में नहीं पढ़ते, राइट, मीजोडर्म, राइट, ये सब हमारे पास बनती है लेयर्स, राइट। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनसे हम पूरे ऑर्गन का नेटिव डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा मीजोडर्म से ये बनेगा, एक्टोडर्म से ये बनेगा, एंडोडर्म से ये बनेगा। तो ऐसे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना है, राइट। We have the formation of this structure which is now called as globular embryo. कंप्लीट यहाँ तक। तो पहला टास्क क्लियर कि हमने यहाँ पर सिंगल सेल जाइगोट से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करा दी, ठीक है, डन है यहाँ तक पॉइंट, राइट। अब सिंगल सेल एम्ब्रियो से मैंने ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना दिया, लेकिन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास, इट इज नॉट अ डिफरेंशिएटेड मास। डिफरेंशिएशन अब तक हुआ ही नहीं है, अब तक सिर्फ डिवीजन ही चल रहा है। अगर बच्चे ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है तो इसकी सिमेट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसी होगी, रेडियल। कहीं से भी कट कर लो सेम ही मिलेगा ना, मेरिस्टम सेल से तो मिलेंगे, राइट। आप कहीं से भी कट कर लो सेम मिलेगा, तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। लेकिन अब मुझे इसे चेंज किसमें करना होगा, बायलेटरल। कैसे, बाय डूइंग द एक्सियल पैटर्निंग। एक्सियल पैटर्निंग मुझे करनी है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एज डिफरेंशिएशन प्रोग्रेसेस एक्सियल पैटर्निंग अकर। एक्सियल पैटर्निंग का मतलब मुझे एक एक्सिस बनानी है, दैट एक्सिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। मुझे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनानी है, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड पे मुझे कॉटिलिडन चाहिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप पे मुझे प्लिम्यूल चाहिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेस पे मुझे रेडिकल चाहिए। यही तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है। तो आई वांट कि मुझे हर एक पर्टिकुलर चीज को एक डायरेक्शन में सेट कर देना है, एक एक्सिस में सेट कर देना है, which is called axial patterning, right? So we said axial patterning occur leading to the transformation of embryo in the differentiated structure with radicle, plumule and cotyledon. तो हमें radicle बना देंगे, plumule बना देंगे and proper cotyledon की development हो जाएगी differentiation से। Clear everyone? Point समझ आए यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. yes. तो अब हमने कहा ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, डिफरेंशिएशन हुआ, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। डिफरेंशिएशन के दौरान आपने दोनों साइड्स पे कॉटिलिडन बना दिया, राइट, और प्लिम्यूल और रेडिकल की फॉर्मेशन शुरू कर दी। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। नाउ सी द डायग्राम, इज इट लुकिंग लाइक हार्ट शेप गाइस? हार्ट शेप दिख रहा है हमें प्रॉपर। ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, कॉटिलिडन। बीच में ये हमारे पास क्या हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड टिंग्यूलम। टिंग्यूलम का नाम भी देते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप पे मैंने शूट एपिकल मेरिस्टम का मास इकट्ठा कर दिया, कॉल्ड प्लिम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेस पे मैंने रूट एपिकल मेरिस्टम का मास इकट्ठा कर दिया, कॉल्ड रेडिकल, राइट। अब मुझे बताओ, अगर कॉटिलिडन बन रहा है तो कॉटिलिडन क्या कर रहा होगा, फूड स्टोर कर रहा होगा ना। अगर कॉटिलिडन फूड स्टोर कर रहा है तो क्या अब सस्पेंसर की जरूरत है, क्योंकि कॉटिलिडन सारा फूड तो एंडोस्पर्म से लेके ही अपने अंदर स्टोर कर रहा है ना, राइट। तो क्या सस्पेंसर की अभी भी आगे जरूरत पड़ेगी कि वो उसको डिग इन करे, या सस्पेंसर को धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर दूं, डीजनरेट करना शुरू कर दे, बिकॉज नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि जितना फूड एंडोस्पर्म में था वो या तो यूज हो गया या फिर वो कॉटिलिडन में जाके सिक्योर हो गया। कॉटिलिडन का काम ही है फूड को रिजर्व करना, राइट। तो अब हमने कहा
जो हमारे पास कॉटिलिडन है वो और अच्छे से ग्रो है और अच्छे से फूले साइज में, और फूल के देखो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ये 2 कॉटिलिडन हो गए, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस छोटी सी हो गई, टॉप सरफेस प्लूम्यूल हो गया, बेस सरफेस रेडिकल हो गया, हमारे पास प्रॉपर डेवलपमेंट हमें यहाँ पर दिख रही है, राइट। सस्पेंसर डीजेनरेट हो गया, राइट। इज इट लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई ma'am. जैसा लग रहा है? बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे एक शेप होती है टॉर्पिडो शेप, एक स्टेज आती है बीच में, टॉर्पिडो स्टेज, तो वैसा ही मुझे दिखता है ये, इसीलिए इस एम्ब्रियो को नाम दे दिया टॉर्पिडो शेप। अब मुझे इमेजिन करके बताओ, अगर मैं यहाँ से सस्पेंसर हटा दूं, सस्पेंसर डीजेनरेट होकर बिल्कुल रिड्यूस हो गया, तो क्या ये टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो बिल्कुल वैसे जैसा बीन सीड बनाते हैं? Yes ma'am, bean seed. बीन सीड ऐसा ही तो बनाते हैं हम, राइट। तो बीन सीड भी तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना, टॉर्पिडो जैसा। तो हमने कहा ये जो टॉर्पिडो जैसा दिख रहा है मुझे बीन सीड जो ऑब्जर्व हो रहा है मुझे, राइट, आई कैन सिंपली से दिस वन कि दिस इज द टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो, राइट, व्हिच इज बीइंग विजुअलाइज्ड टू मी, जो मैंने यहाँ पर अच्छे से विजुअलाइज किया है, राइट। ये एम्ब्रियो एक्चुअली बहुत सारे एंजियोस्पर्म, बहुत सारे डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो है। कुछ डाइकॉट के अंदर कभी कभी कॉटिलिडन इलोंगेट होके कर्व हो जाते हैं, राइट, कर्व डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं। जब वो नीचे की तरफ गिर गए तो ये 2 कॉटिलिडन हो गए, ये प्लूम्यूल हो गया, बेस पे रेडिकल हो गया, राइट, बीच में पूरा वैस्कुलर स्टील हो गया। वैस्कुलर स्टील सबको पता है ना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट। और हमने कहा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल एरिया इसका लेबल कर दिया, राइट। एंड नाउ वी फॉर्म द मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। कंप्लीट यहां तक का पॉइंट सबसे पहले बचा, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझ आया। अब देखो सस्पेंसर का काम क्या था डाइकॉट में? एक काम तो था कि डिग इन करना ताकि नरिशमेंट ले सके एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। दूसरा काम था, जो सस्पेंसर का एक सेल था हाइपोफाइसिस। कौन सा सेल था? हाइपोफाइसिस, व्हिच इज जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनल सेल और व्हिच इज जस्ट एट द एंड ऑफ द सस्पेंसर। कौन सा? Below the embryonal. बिलो द एम्ब्रियोनल सेल। हाइपोफाइसिस सेल का काम होता है रूट कैप या रूट टिप बनाना। तो इसी वजह से रेडिकल तो पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, लेकिन एम्ब्रियो रूट टिप और रूट कैप नहीं बनाएगा। वो रूट टिप और रूट कैप बनाने का काम हमारे पास किसको दिया जाएगा? दैट टास्क इज टू बी गिवन टू, राइट, हम किसको देंगे वो रूट टिप और रूट कैप बनाने का काम? हाइपोफाइसिस को। इसी वजह से देखो इस डायग्राम में रूट कैप नीचे अलग से बना रखी है, राइट। And why it is formed separately from the embryo? Because originated from, ये originate embryonal cell से नहीं हुई, originated from hypophysis cell of suspensor। सस्पेंसर के हाइपोफाइसिस सेल से हमने इसे बनाया है। Is this point clear? Fine everyone? Done it? यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? तो हमने कहा हार्ट शेप, टॉर्पिडो शेप, एंड फाइनली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो। कंप्लीटेड? कोई डाउट इसमें? Yes guys, complete development. Yes ma'am. Everyone understood? Good. Right. अब इसी में यही कुछ points. Filamentous suspensor of 6 to 10 cell from the dicot form the dicot suspensor which help in pushing the embryo in the endosperm. जो हमें पता है इसका रोल। फर्स्ट सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हॉस्टोरियम होता है, स्वेलन होता है, जिसका काम है सक करना। एंड द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर एडजेसेंट टू एम्ब्रियो इज हाइपोफाइसिस, इसका काम है रूट टिप और रूट कैप बनाना। जो एपिबेसल टायर था वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन बनाने वाला था, जो हाइपोबेसल टायर था वो हाइपोकोटाइल बनाएगा एक्सेप्ट द टिप, क्योंकि टिप सस्पेंसर देगा। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्रूसिफर टाइप कहते हैं। फर्स्टली रिपोर्टेड इन, राइट, सबसे पहले रिपोर्ट हुआ, राइट, ब्रासिकेसी फैमिली, राइट, और वी कैन से क्रूसिफरी फैमिली, राइट, क्रूसिफरी फैमिली और ब्रासिकेसी फैमिली में सबसे पहले ये स्टडी किया। उसके मेंबर में कैप्सुला बुर्सापेस्टोरिस, कैप्सुला इज अ मेंबर ऑफ द ब्रासिकेसी ओनली। तो कैप्सुला में ये बेसिकली स्टडी किया गया, इसको हमने नाम दिया क्रूसिफर टाइप और ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑनरग्रैट टाइप, राइट। तो वी जस्ट नेम इट एज द क्रूसिफर टाइप और द ऑनरग्रैट टाइप। कंप्लीट यहाँ तक, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द होल पार्ट। कंसेप्ट क्लियर बचा?
Yes, ma'am. राइट डन यहाँ तक? गुड. तो अब देखो, दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. टेल मी, इज इट सेम लाइक दैट वी हैव स्टडीड और देयर इज समथिंग डिफरेंट? तो जो नीचे पूरा सीक्वेंस स्टेजेस ऑफ इवेंट दे रखे हैं, सेम है? श्योर? कोई डिफरेंस? मैम है डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? मैम सी में है डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस बताओ. मैम ट्रांसवर्स डिवीजन है सेकंड वाले का. नेक्स्ट. और कोई पॉइंट? और मैम स्टार शेप दिख रहा है ये तो. कौन सा स्टार शेप दिख रहा है? मैम डी में स्टार शेप. उसके अलावा एनी अदर डिफरेंस गाइस? कोई भी पॉइंट जो मेन हो? ये तो खैर सारे सेकेंडरी पॉइंट्स हैं. ये मेजर डिफरेंस. सस्पेंसर ऊपर है, एम्ब्रियो नीचे है. सस्पेंसर ऊपर की तरफ है, एम्ब्रियो नीचे है. हाँ, मेन डिफरेंस वही. राइट. अगर आप देखोगे बेटा, मैंने अभी तक पूरे डायग्राम में सस्पेंसर नीचे बनाया था, एम्ब्रियोनल सेल ऊपर बनाया था. मैंने डायग्राम ऐसे बनाया. Why? Because they have taken micropylar end here and chalaza end here. अगर सबको एनसीईआरटी का एक पॉइंट ध्यान हो तो एनसीईआरटी ने ओव्यूल बना रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल. ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था. दैट एनाट्रोपस ओव्यूल इज बीइंग लाइक दिस. इस तरीके से एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल फॉर्म कर रखा. Yes, ma'am. राइट. जिसमें ये हमारे पास फ्यूनिकल है, ये हमारे पास एन माइक्रोपाइल हो गया, और ये हमारे पास चलाजा. तो एनसीईआरटी की फिगर सही है या गलत है? अभी तो ऑर्थोट्रोपस का बना रखा है इन्होंने. नहीं बना रखा ऑर्थोट्रोपस का. यही मैंने आपको समझाया था उस टाइम जब मैंने डायग्राम समझाया था. ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता था जब माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल सब एक लाइन में होते थे. यहाँ एक लाइन में है कुछ भी? नो. नो मैम. राइट. आपने बस बच्चे इस डायग्राम को बेसिकली आपने इन्वर्ट कर रखा है. उस टाइम भी मैंने कहा था जैसे ज़ूलॉजी में डायग्राम लेफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं, ऐसे बॉटनी में हम अप बॉटम और अप करते हैं, अप डाउन करते हैं बेसिकली. तो जो हम डायग्राम बनाते थे ना, हम जो डायग्राम बनाते थे वो कौन सा है डायग्राम? राइट. वी जस्ट मेक इट लाइक दिस. अब अपनी नोटबुक्स को, राइट, इसी डायग्राम को, राइट, मेक इट इन्वर्ट. राइट. अपनी नोटबुक को ही इन्वर्ट कर लो, अपसाइड डाउन कर लो, दोनों डायग्राम सेम दिखेंगे. तो हम क्या कहते Yes, हैं? ma'am. एनाट्रोपस का मतलब होता क्या है बेटा? एनाट्रोपस का मतलब इसलिए बोला था पहचानो उसको, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक एंगल पे होंगे. राइट. अब आपका पॉइंट है, आप चलाजा को इधर लगाओ या माइक्रोपाइल फ्यूनिकल इधर रखो, तो चलाजा को इधर लगाओ. अब समझ आया अपसाइड डाउन का मीनिंग? राइट. तो हमेशा हम कहते हैं फ्यूनिकल माइक्रोपाइल आसपास होने चाहिए. दोनों एनाट्रोपस ओव्यूल है, दोनों ठीक है, गलत कोई नहीं है. हमने सारी की सारी जो पूरी स्टडी करी है वो इस तरीके से की है कि ये माइक्रोपाइल और ये चलाजल एंड है. राइट. यहाँ पर वही माइक्रोपाइल ऊपर चला गया, चलाजा नीचे आ गया, फ्यूनिकल पास हो गया, क्योंकि आपने अपसाइड डाउन कर दिया इमेज को. इसका मतलब ये नहीं है आपने ओरिएंटेशन चेंज की है. तो अगर एम्ब्रियो बनेगा इसके हिसाब से, अगर मैं 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मैं इसके हिसाब से 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो माइक्रोपाइल की तरफ बनाऊंगी वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्शन हमेशा फिक्स रखनी है. ये कौन सा सेल होगा? सस्पेंसर सेल. और ये कौन सा सेल होगा? एम्ब्रियोनल सेल. और अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगी तो मैं क्या कहूंगी? राइट. ये कौन सा सेल होगा हमारे पास? एम्ब्रियोनल सेल. और ये कौन सा सेल होगा हमारे पास? सस्पेंसर सेल. तो ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि डायरेक्शन यही रहे. ये आपका हमेशा एम्ब्रियोनल सेल चलाजल पे, सस्पेंसर माइक्रोपाइलर पे, ये भी माइक्रोपाइलर, ये चलाजल. इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? तो डायग्राम में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ने ओरिएंटेशन इसकी अपसाइड डाउन वाली इमेज दे रखी है
राइट। तो आपको सिर्फ इतने पॉइंट पे स्टिक रहना है कि सस्पेंसर सेल इज ऑलवेज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, व्हाटएवर द फैक्ट इज, सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ ही रहेगा, एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियोनल सेल चलाजल की तरफ ही रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस गाइस, यस मैम। अंडरस्टूड है ये पॉइंट? Yes, ma'am. राइट। और जहां तक डिवीजन की बात है तो डिवीजन यही रहते हैं, पहले दो वर्टिकल, दूसरा ट्रांसवर्स, यही इस फिगर में भी दिख रहा है, दिस इज द वर्टिकल डिवीजन। राइट, अभी डिवीजन नहीं किया है, आगे जाके उन्होंने पूरा एपिबेसल हाइपोबेसल टायर जाके इसके बना रखे। राइट, ये आपका 2 सेल्ड जाइगोट है, एम्ब्रियो नहीं है, 2 सेल्ड जाइगोट, दिस इज 2 सेल्ड एम्ब्रियो जो आपने एम्ब्रियो बनाया है। राइट, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, राइट, जो आप क्वाड्रेंट एम्ब्रियो दिखा रहे हो 4 सेल, ये स्ट्रक्चर आपका ऑक्टेंट एम्ब्रियो, जहां आपने इसमें ग्राउंड मेरिस्टम डर्मेटोजन दिखा दिए, दिस इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। राइट, दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो। राइट, तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर इज दिस, दो ये कॉटिलेडन्स होगा, ये एम्प्लिम्यूल का, ये एंड रेडिकल का, और ये रूट कैप का अलग से एन, क्योंकि रूट कैप इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी, राइट, जो किससे बन रहा है हमारे पास, it is not developing from the embryo, it is developing from the part of the suspensor which is called as the, right, इसको आपने नाम दिया hypophysis। everyone got this thing? अब clear है point अच्छे से? Yes, ma'am. राइट, नाउ इसी के साथ अब यहाँ पर देखिए, अब देखो ये इमेज देखो, इसमें क्या दिख रहा है? अब चलाज़ुला माइक्रोपाइलर की ओरिएंटेशन बताओ जरा इसके अंदर, सेकंड डायग्राम में कैसे लेबल करो चलाज़ुला माइक्रोपाइलर? चलाज़ा ऊपर है, माइक्रोपाइलर नीचे या माइक्रोपाइलर ऊपर? चलाज़ा ऊपर है, माइक्रोपाइलर नीचे। जहां एम्ब्रियोनल बना वहां पर चलाज़ल एंड, राइट, जहां पर आपका बेसल सेल है वहां पर माइक्रोपाइलर, दैट्स इट। तो ये देखो, अब ये ओरिएंटेशन वो जो हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पैटर्निंग बताई थी। रेडियल पैटर्निंग का मतलब क्या था हमारे पास? नो डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, और जब आपने डिफरेंशिएशन करा दिया तो डेवलपमेंट किसकी हो गई? एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलपमेंट। जैसे ही एक्सिस की डेवलपमेंट हो गई तो हमने कहा इट विल फॉलो द एक्सियल पैटर्निंग। कंप्लीटेड? राइट, तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस डन है बच्चा? क्लियर टिल हियर? मैम एक्सियल पैटर्न क्या है? एक्सिस बनाना बच्चे, पैटर्न बनाना पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस के अराउंड, दो कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप पे प्लूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेस पे रेडिकल। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स। अब आएंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स में। राइट, तो मोनोकॉट्स में कैसे होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट वी आर गोइंग टू स्टेट अबाउट। तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर सबको? कोई डाउट इसमें? Yes, guys. Done it? Good. Right, now moving to the monocot embryogenesis. अब monocot embryogenesis हम किसे कहते हैं? तो monocot के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, because monocot have the one cotyledon, क्या इसमें हार्ट शेप और टॉर्पिडो शेप पॉसिबल है? No, ma'am. नो, हार्ट शेप और टॉर्पिडो शेप तो पॉसिबल है ही नहीं इसके अंदर। तो हमने कहा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने जाइगोट लिया, पहला डिवीजन से फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन कराया, अनइक्वल कराया इन द ट्रांसवर्स मैनर, एंड वी फॉर्म द 2 सेल, जिसमें से एक एम्ब्रियोनल सेल, एक सस्पेंसर सेल। पहला डिफरेंस, सस्पेंसर सेल डाइकॉट के अंदर हमारे पास 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, while over here the suspensor is only, right, सस्पेंसर हमारे पास वो है जिसमें अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, राइट, कंप्लीटली इंक्रीज किया है, एंड फॉलो द कंप्लीट आपका कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाएगा, ये डिवीजन नहीं करेगा। डाइकॉट के अंदर बचा सस्पेंसर डिवाइड करके 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मोनोकॉट के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। मोनोकॉट में सस्पेंसर सिंगल सेल्ड ही रहता है, कोई हाइपोफाइसिस नहीं बनेगा। राइट, मोनोकॉट में आपका कोई जो है यहाँ पर हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर टाइप नहीं होगा काम, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द सस्पेंसर सेल ओनली। राइट, हर चीज हमें यहाँ पर सस्पेंसर सेल
के हिसाब से ही करनी होगी, एम्ब्रियन सेल के हिसाब से करनी होगी कि सस्पेंसर सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दर, इट इज अ सिंगल सेल एंटिटी ओनली। कंप्लीट यहाँ तक? यस गाइस, कंप्लीटेड, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर, यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप किया, डिवीजन चेंज कर दी। फर्स्ट डिवीजन जो वर्टिकल होनी चाहिए थी एम्ब्रियो में, दैट डिवीजन इज नाउ ट्रांसवर्स, राइट। वी हैव मेड फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनल सेल, राइट। जो एम्ब्रियोनल सेल है उसका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और वहीं पर फेट डिसाइड हो गया, राइट। इसने बेसिकली दो एरियाज, दो बेसिकली सेल्स डिवाइड कर दिए। वन इज अ मिडिल सेल एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल सेल। जो बेटा हमारे पास टर्मिनल और टिप पे पहुंचा, उसका काम होगा प्लिम्यूल और स्क्यूटुलम बनाना। स्क्यूटुलम क्या होता है? यस, व्हाट इज स्क्यूटुलम? और जो हमारे पास मिडिल सेल है उसका काम है रेडिकल और रूट टिप बनाना, क्योंकि सस्पेंसर रूट टिप बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो रूट टिप बनाना भी काम अब एम्ब्रियो का ही होगा। यस गाइस, एवरीवन, राइट। व्हाट इज स्क्यूटुलम? कोटिलेडन। Cotyledon जो होता है मोनोकॉट के अंदर। In the case of the monocot is called as the scutellum, उसे हम scutellum define करते हैं। गुड, राइट। अब हमने कह दिया यहाँ पर कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना, तो देखो क्या मैंने इसका पहले से ही फेट डिसाइड कर दिया? इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फर्दर अप्रोचेस, आई हैव डिसाइडेड इट फर्स्टली ओनली, राइट, कि मैं इसमें एक्सियल पैटर्निंग करूं, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन गया मेरे पास, राइट। अब मैंने 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बनाने के बाद, रेडियल पैटर्निंग करने के बाद, इट विल फॉलो अप द कंप्लीट ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो ने डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि इन बिटवीन नन ऑफ द शेप, राइट, जो हम कहेंगे हमें दिखेगी कोई हार्ट शेप, कोई टॉर्पेडो शेप नहीं दिखेगा, डायरेक्टली वी मूव इनटू द राइट मैच्योर एम्ब्रियो। याद रहेगा ये पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, डिफरेंस क्लियर है? हाँ जी मैम, इसमें मैम बाकी डिवीजन कैसे होंगे? पहला वाला तो ट्रांसफर्स हुआ, बाकी नॉर्मल जैसे आप वर्टिकल करा रहे थे, सेकंड वर्टिकल, थर्ड ट्रांसफर्स। ओके, ठीक है ना, राइट। तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल कराओगे, बस पहला डिवीजन आपने करा दिया, राइट। बट इसमें चेंज, उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम रहेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक, राइट। तो हम ये कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में सेम होता है, उसके आगे चेंज होता है। डाइकॉट आगे हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप वगैरह बनाते हैं, मोनोकॉट ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते, राइट। कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट समझ आया? राइट। तो अब इसी के बेसिस पे अगर हम देखें स्टेजेस, नाउ सी द स्टेजेस। oospore, अच्छा oospore हम किसे कहते हैं? टेल मी गाइस, व्हाट इज कॉल्ड oospore? oospore कैन आई से zygote? zygote को oospore कहते हैं। oomaecetes member fungi, राइट, जो उसमें डिप्लॉयड zygote बनता था उसे क्या कहते थे? oospore, राइट। तो ध्यान रखना है। oosphere किसे कहते हैं? oosphere, egg cell, female gamete, right. Egg cell और female gamete is called oosphere and zygote is called oospore. zygote को हम oospore का नाम देते हैं। तो हमने देखो zygote लिया, zygote से सबसे पहले सस्पेंसर बना दिया और zygote को एम्ब्रियोनल सेल को 2 में डिवाइड कर दिया, मिडिल सेल एंड टर्मिनल सेल। मिडिल सेल का काम क्या था? रेडिकल और रूट टिप बनाना, राइट, हमारे पास। और पूरा का पूरा देखो डेवलपमेंट होता चला गया, राइट। यहाँ से डेवलपमेंट कंप्लीट किया और अब हमने यहाँ पर मैच्योर एम्ब्रियो बना दिया। इन बिटवीन आपको कोई स्टेज डिस्टिंग्विशेबल नहीं दिखेगी, राइट। बस ये लगेगा सेल डिवाइड भी कर रहे हैं, सेल डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा? स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम क्या है हमारे पास? कोटिलेडन। तो इफ आई विल से, कैन आई से कोटिलेडन शिफ्ट टू द लेटरल साइड? लेटरल साइड पे शिफ्ट हो गया कोटिलेडन, राइट। और जो पूरा एम्ब्रियो था उसमें हमने कहा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम क्या देते हैं? प्लिम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेस पे हम क्या देते हैं? रेडिकल, राइट। और रेडिकल को कवर किससे करते हैं? स्टार्ची शीट। व्हाट इज द स्टार्ची शीट अराउंड द रेडिकल? कॉल्ड एज कोलियोराइजम। एंड दिस एलिरोन लेयर तो बेटा उसके अराउंड होती है एंडोस्पर्म, सॉरी रूट राइट। के अराउंड, तो रूट के अराउंड कोलियोराइजम and shoot apex के around collepti. Right everyone? Right, that's the starchy coat. Right, what is epiblast? Quickly. मैम कोटिलीडन का ही जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है मोनोकॉट के अंदर, सेकंड कोटिलीडन, सेकंड कोटिलीडन remains of second cotyledon, not in monocots, in grasses. Monocots के some members, right. मोनोकॉट्स पूरा कहना सही नहीं है। इन सम ऑफ द मोनोकॉट्स, ग्रासेस के अंदर रिमेन ऑफ सेकंड कोटिलेडन इज कॉल्ड एपीब्लास्ट।
सेकेंड कॉटिलेडन के रिमेन को ही हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट, राइट। दिस इज बीइंग एपीब्लास्ट, याद रहेगा पॉइंट अच्छे से, राइट। अगर एपीब्लास्ट की प्रेजेंस है तो कैन आई से मोनोकॉट्स जो थे हमारे पास वो एडवांस है, डाइकॉट प्रिमिटिव है? यस मैम। पहले 2 कॉटिलेडन आए, फिर एक डीजनरेट हुआ, तभी तो मोनोकॉट आए, फाइन। दिस इज व्हाट वी स्टेट अबाउट, नहीं तो डाइकॉट, मोनोकॉट, एम्ब्रियोजेनेसिस, एवरीवन कंप्लीटेड? एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? यस गाइस, फटाफट से एक डिफरेंस टेबल हो जाए जरा डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में। मैम हाँ जी, मैम पेरिक्लिनिकल डिवीजन बताना है एक बार। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब जहां आप नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज करते हो, राइट, व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर्स किसकी इंक्रीज कर रहे हैं? जो जाइगोट बना था हमारे पास 8 हाँ, सेल, उसी में एम्ब्रियोनल सेल की लेयर्स बढ़ा रहे हो ना। अंदर जब आपने 16 to 32 सेल बनाना है 8 सेल से, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो सेल को लेयर बाय लेयर इंक्रीज करोगे, ओके मैम, फाइन, यस मैम। गुड। फाइन, यस गाइस, नाउ फटाफट डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंसेस जल्दी से। हाँ जी, डाइकॉट्स में फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होती है ठीक और है, मोनोकॉट्स में फर्स्ट ट्रांसफर। ट्रांसवर्स, लेकिन ऑफ एम्ब्रियोनल सेल वो पूरा लिखना पड़ेगा ना, राइट, ऑफ एम्ब्रियोनल सेल हम प्रॉपर मेंशन करेंगे। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, so we can simply state the differences as number first division of embryonal cell is vertical, and over here transverse first division, right? Next point. Yes guys, next. मैम सस्पेंसर सेल, हाँ, वेरी गुड। सस्पेंसर डाइकॉट में डिवाइड करते हैं और वो मोनोकॉट में सिर्फ साइटोप्लाज्म रहता है। Can I say simply suspensor is 6 to 10 celled long structure, long filamentous structure, तो obviously divide करके बना होगा। And here suspensor is single celled with cytoplasmic growth, fine. यस Next point, जल्दी जल्दी। मैम डाइकॉट में एम्ब्रियो हार्ट शेप टॉर्पेडो शेप होता है, Very उसमें good. मोनोकॉट में नहीं होता। मोनोकॉट में नहीं होता, तो यहाँ पर हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो फाउंड, इसमें एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट, डाइकॉट में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस का मेन पॉइंट, हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर फॉर्म दी, किसको फॉर्म करता है? रूट कैप, रूट टिप और रूट कैप। रूट टिप और रूट कैप अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि कुछ में रूट कैप नहीं भी होता, तो उसमें रूट टिप हो जाएगी, राइट। यहाँ पर एम्ब्रियोनल सेल contribute to the root tip or root cap development. Embryonal cell is development को contribute करता है, याद रहेगा पॉइंट। understood चलिए, Yes, ये ma'am. डिफरेंसेस क्लियर है एम्ब्रियोजेनेसिस के सबको अच्छे से? यस मैम। गुड, राइट। सो दीज आर द पॉइंट। मैंने वो पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि वो डाइकॉट मोनोकॉट सीड का डिफरेंस हो जाएगा, उसमें 2 कॉटिलेडन उसमें 1 कॉटिलेडन, ठीक है, राइट।
Good. Okay, everyone. So now moving to the next post-fertilization event, that is ovule ripening as seed, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो हमने कहा पहले हमने काम करा दिया कि एंडोस्पर्म बन गया. अब एंडोस्पर्म बनाने के बाद हमने यहाँ पर एम्ब्रियो बना दिया. एम्ब्रियो बनाने के बाद अब हम ओव्यूल को राइपन अप करके सीड बनाएंगे और फिर हम ओवरी को राइपन अप करके फ्रूट बनाएंगे. तो वी हैव टू टॉक अबाउट कि ओव्यूल को राइपन अप करके हमें सीड बनाना है, राइट, और उसी के साथ साथ ओवरी को राइपन अप करके फ्रूट बनाना है. तो हम जानते हैं बेटा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, राइट. जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम सीड कहते हैं आफ्टर राइपनिंग और वी कैन से मैच्योरेशन. राइपनिंग और मैच्योरेशन के बाद हम उसे डिफाइन करते हैं. तो हमने कहा सीड में बी एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस इन नेचर, राइट. अगर उनमें एंडोस्पर्म रह जाता है रिमेनिंग, राइट, इवन आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, अगर नहीं रहता तो उसे क्या कहते हो, एक्स एल्ब्यूमिनस. सारी डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं. पेरिस्पर्म Yes, हमारे ma'am. पास कौन सा होता है जिसमें रिमेन ऑफ न्यूसिलस भी मिल जाते हैं, जिसमें आपका कैस्टर का एग्जाम्पल भी आ गया, राइट. सीड के पास हम कहते हैं मेनली 3 चीजें हैं. सीड कोट है, एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म, जो हो सकता है नहीं है, राइट. सीड कोट हमारे पास इंटेग्यूमेंट से बने, राइट, टेस्टा एंड टेगमेन, जो माइक्रोपाइल को कैरी करते हैं टू फैसिलिटेट द ऑक्सीजन एंट्री एंड वाटर एंट्री इनटू द सीड, एंड आल्सो हैज हाइलम एज द स्कार ऑन द सीड, राइट, जो सीड के ऊपर एज अ स्कार प्रेजेंट है, राइट. एंडोस्पर्म हो सकता है हो या ना हो, राइट. एम्ब्रियो इज द मेच्योर प्लांट को राइज करने वाला एंड आल्सो कॉल्ड एज द प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन का हम इसे प्रोजिनेटर डिफाइन करते हैं, राइट. दैट इज द एम्ब्रियो, राइट. अब हमारे पास ये बेसिकली 4 सीड के डायग्राम हैं जो एग्जाम में आते हैं लेवल अप करने के लिए, राइट. और ये चारों ही सीड बस आपको ध्यान रखने, बाकी और कोई सीड का डायग्राम नहीं ध्यान रखना. फर्स्ट वन बचा बीन सीड है. बीन सीड अगर सबको ध्यान हो तो इट्स बीइंग वन ऑफ द डाइकॉट सीड, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास डाइकॉट सीड है, राइट, विद, राइट, जिसमें हमने क्या कहा, ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसके एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है, प्लिम्यूल, राइट, और बेस पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, रेडिकल. यही स्ट्रक्चर है, राइट. तो विदाउट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बगैर एम्ब्रियोनल एक्सिस. और कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इट रिप्रेजेंटिंग द टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो गाइस? सीड के अंदर टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो है हमारे पास, पॉइंट Yes, क्लियर, ma'am. राइट. Yes, ma'am. कैस्टर इज द डाइकॉट सीड विद एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म भी है एंड पेरिस्पर्म भी है, राइट. न्यूसिलस के रिमेन भी मिलेंगे और एंडोस्पर्म भी मिलेगा. इसमें देखो इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसी है, कैन आई से ब्रांच्ड और रेटिकुलेट एम्ब्रियोनल एक्सिस, इज इट फाइन? Yes, पैटर्न ma'am. बना हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, राइट. एंडोस्पर्म देखो पूरी तरीके से कवर अप कर रहा है. ये एक छोटी सी आउटग्रोथ देखो इसके स्ट्रक्चर पे, जिसको हम नाम देते हैं कैरेंकल, दिस इज कैरेंकल. अब ये कैरेंकल क्या होता है हमारे पास, तो कैरेंकल इज द एक्सटेंडेड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंडेड फ्यूनिकल और पोस्ट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट फर्टिलाइज्ड व्हाइट स्पॉन्जी आउटग्रोथ, व्हाइट स्पॉन्जी आउटग्रोथ है, एक्सटेंडेड फ्यूनिकल है, सिर्फ कैस्टर में मिलता है हमें, राइट, इसके स्ट्रक्चर में. और ये क्या करता है, इट इज अ स्टोरेज साइट ऑफ शुगर, शुगर की स्टोरेज साइट है, राइट, जिसकी वजह से अट्रैक्ट ants for seed dispersal, seed dispersal के लिए ants को अट्रैक्ट करता है, राइट. दैट इज मायर मैको कोरी, फिली नहीं, कोरी किसके लिए कहते हैं हम, सीड एंड फ्रूट डिस्पर्शन के लिए. तो इट विल अट्रैक्ट ant फॉर द सीड डिस्पर्शन, पोलन नहीं डिस्पर्स करने, सीड डिस्पर्स करने, दैट इज द कैरेंकल. ध्यान रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से, इस पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा. एक्सटेंडेड फ्यूनिकल है, व्हाइट स्पॉन्जी आउटग्रोथ है उसके सरफेस पे, जिसका काम है शुगर को स्टोर करना, राइट, आंट्स को अट्रैक्ट करना सीड डिस्पर्जल के लिए, ताकि सीड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके. फाइन, स्ट्रक्चर समझ आया सबको अच्छे से?
राइट? मैम अनियन, इस अनियन, डायग्राम में हाँ जी, बोलो बेटा। मैम इस डायग्राम में कहाँ पे ये कैरंकल? ये नीचे तो बनाया, ये लेबल तो किया मैंने, ये जो आउटग्रोथ है ये कैरंकल ही तो है, हाँ मैम सॉरी। ठीक है ना? राइट? नाउ अनियन में अगर देखा जाए तो अनियन इज द मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, राइट? तो दिख रहा है सबको, मोनोकॉट सीड है जिसमें एंडोस्पर्म है, लेकिन एंडोस्पर्म कहाँ पर है? एक ही पोजीशन पे लोकलाइज्ड है, फैला नहीं है, ठीक है? राइट? मेज भी हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन मोनोकॉट सीड है, राइट? जो वापस से हमारे पास एंडोस्पर्मिक, और हम जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक इन नेचर, जिसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्ची एंडोस्पर्म, राइट? सराउंडेड बाय, जो किससे सराउंडेड है? प्रोटीनेशियस लेयर, और प्रोटीनेशियस लेयर को नाम क्या दिया है? एल्यूरोन लेयर, कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, राइट? तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर समझ आया सबको? ये चारों सीड्स के एक एक पॉइंट ये स्पेसिफिकली याद रखना। मैम अनियन का कॉटिलेडन अलग सा है। अलग सा नहीं, हुक शेप है बेटा, शेप्स अलग अलग हो जाती है सीड के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसा सीड का स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉटिलेडन की शेप हो जाएगी। ओके मैम। राइट? यस गाइस, कंप्लीटेड यहाँ तक एवरीवन? नोटेड है? Complete detailing about the seed and its particular structure. Right? Now, अब हमने डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन पढ़ा था। डॉर्मेंसी क्या था हमारे पास? स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी जब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, राइट? जहां पर उसका वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा? सिर्फ 10 to 15%, राइट? रीचेस 10 to 15%, राइट? वो हमने बेसिकली डिफाइन किया एज दी डॉर्मेंसी, राइट? और जर्मिनेशन क्या होता है? जहां पर उसे, आपने सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, एडुकेट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर देके सीड जो है हमारे पास किसको डेवलप करेगा? सीडलिंग को डेवलप करेगा फेवरेबल एनवायरनमेंट में, राइट? नाउ वी से सीड के एडवांटेजेस क्या है? तो सीड के एडवांटेज एक तो ये, एक एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट? ताकि एम्ब्रियो सीड कोट से इनके पूरा प्रोटेक्टेड रहे, हार्ड सीड कोट से इन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी है, राइट? एडाप्टिव स्ट्रैटेजी है कि एक नए हैबिटेट पे डिस्पर्स हो सकते हैं बड़े आराम से, राइट? सफिशिएंट फूड रिजर्व को स्टोर भी करते हैं ताकि नरिशमेंट हो सके यंग सीडलिंग का, यंग सीडलिंग को नरिश कर सके, राइट? और प्लस सीड कब बनता है बेटा? सीड तभी बनता है ना जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बन रहा है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इज अ टास्क ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही होगा। So it is generating the new genetic recombination as it is a product of the sexual reproduction. Sexual reproduction का product है तो नए genetic recombinations को generate करता है हमारे पास, right? Complete यहाँ तक के point, fine. अब हमने कहा सीड जो एग्रीकल्चर के बेसिस बनाते हैं वो कैसे? क्योंकि सीड में मेन क्या है? डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी। अब सीड को फार्मर जो है बहुत ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए स्टोर कर सकता है। क्यों स्टोर कर सकता है? अगर मान लो आज स्टोर किया और नेक्स्ट ईयर उसको जर्मिनेट ग्रो कराने की कोशिश की तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सीड को आप डॉर्मेंसी पे लेके जा सकते हो, उसको डिहाइड्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से उसमें ना तो कोई फंगल बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा और ना ही हमारे पास फर्दर कोई आगे एक्शन होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे दीज टू फीचर्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द सीड की नेक्स्ट ईयर तक स्टोर करके आप थ्रू आउट द ईयर उसके थ्रू नेक्स्ट सीजन में क्रॉप आप उसको ग्रो करा सकते हो, right? That's why these two reasons become the basis of our agriculture. Fine, complete. अब हमने कहा सीड की वाइबिलिटी, तो कितने पीरियड तक के लिए सीड जर्मिनेट करने के लिए एबल रहता है, राइट? मतलब अगर सीड डिस्पर्स हुआ एक नए हैबिटेट में, कितनी एबिलिटी है उसको, कितने टाइम तक के लिए वो जर्मिनेट कर पाएगा वहां पर, उसे हम कहेंगे जर्मिनेशन। दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, राइट? और वो सीड जर्मिनेशन हमारा हो सकता है कुछ महीनों तक के लिए हो सीड के पास, हो सकता है सालों तक के लिए हो,
राइट, एबिलिटी उसके पास, राइट, वाइबिलिटी हो, तो वो हमने देखा लाइक फॉर द मंथ, नहीं जैसे कुछ मंथ के लिए मिलता है इन द केस ऑफ द ऑक्सैलिस, लेकिन वहीं पर अगर आपको ध्यान हो बेटा तो इसके अंदर ल्यूपिनस रेक्टिकस, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इनके सीड्स तो हमारे पास इतने इतने साल रहे हैं कि उतने डॉर्मेंसी में रहने के बाद भी जर्मिनेट हुआ, क्योंकि अगर सीड डॉर्मेंसी में है तो सीड इनएक्टिव है ना, सीड डेड तो नहीं है ना, सीड अपनी जर्मिनेशन को रिटेन कर सकता है जैसे ही उसके इंटरनल फैक्टर रेक्टिफाई हो जाएंगे, इंटरनल फैक्टर ठीक हो जाएंगे, वापस वो अपने राइट जर्मिनेशन को अडाप्ट कर लेगा। तो हमने कहा यहाँ पर ल्यूपिन सीड, Lupinus recticus, excavated from the Arctic tundra, right, germinate and flower after an estimated record of 10,000 year of dormancy, longest period of the dormancy till now, right। और उसी के बाद archaeological, एक लाइन याद रखनी है, NCERT की लाइन है, right, archaeological excavation of King Herod Palace near Dead Sea, 2,000 old year viable seed of Phoenix dactylifera was found, right। तो डेट पाल्म के मिले हमारे पास, Phoenix dactylifera के मिले, right, जिसे हमने डिफाइन किया, राइट। समझ आया पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. राइट, तो कंप्लीट यहाँ तक के पॉइंट, राइट। अब हमने कहा सीड के नंबर डिपेंड करते हैं कि ओव्यूल कितने, हो सकता है एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो सकता है एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो, राइट। तो हमने कहा सीड के नंबर उतने ही होंगे जितने ओव्यूल के नंबर, उससे कम हो सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली बातों से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो ऑर्किड के फ्रूट में बहुत सारे छोटे छोटे सीड मिलते हैं, जबकि पैरासिटिक स्पीशीज जैसे ओरोब्रैंकिया और स्ट्रिगाइम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे हमें सीड्स फाइंड होते हैं। तो दिस इज बीइंग कॉल्ड एज द सीड वाइबिलिटी एंड द नंबर ऑफ सीड्स फाउंड इन द फ्रूट। हाँ जी मैम, सीड वाइबिलिटी पता कैसे चलती है? जैसे 10,000 ईयर्स। ये तो कार्बन डेटिंग से पता चला, डॉर्मेंसी का था ना, राइट। तो इतने टाइम तक के लिए था, आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताने होते हैं तो फॉसिलाइजेशन स्टडीज होती है, राइट। कार्बन डेटिंग से ही आपको पता चलेगा कि फॉसिल के अंदर इतना आपको रिकॉर्ड मिला है, राइट। सीड वाइबिलिटी अगर हमें पता करनी है तो देयर इज एन केमिकल टेस्ट जिसके थ्रू हम पता करते हैं, विच इज कॉल्ड टीटीसी टेस्ट, राइट। अब टीटीसी टेस्ट क्या है हमारे पास? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, राइट, विच इज ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। एक सेकेंड। नाउ इन दिस हमने कहा टीटीसी हमारे पास एक कलरलेस सोल्यूशन बनाते हैं, कलरलेस सोल्यूशन बनाया, ये चेंज हो जाते हैं फॉर्माजोन कंपाउंड्स में, और फॉर्माजोन कंपाउंड्स सोल्यूशन को पिंक कलर दे देते हैं, और ये चेंज होते हैं जब इनका रिडक्शन होता है। अगर मैंने कहा सीड जर्मिनेशन होता है, राइट, तो नाउ इफ यू विल से सीड जर्मिनेशन होता है, तो सीड जर्मिनेशन होने का मतलब, राइट, हमारे पास उसमें रेस्पिरेशन चल रहा होगा। अगर उसमें रेस्पिरेशन चल रहा है तो ऑन द अकाउंट ऑफ द रेस्पिरेशन उसके अंदर एक काम और चल रहा है कि बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन सीड में क्या डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास, राइट, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, और वो ऑक्सीडेशन की वजह से जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा? किसी ना किसी सबस्ट्रेट का होगा। जैसे NAD का रिडक्शन होता है, NAD रिड्यूस होकर NADH बना देता है ना, राइट, तो NAD रिड्यूस होकर NADH बना देता है। सेम इसी तरीके से TTC रिड्यूस होकर क्या बना देता है? फॉर्माजोन कंपाउंड। तो अगर TTC का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब व्हाट इज रनिंग इन द सीड, सीड में क्या चल रहा है? रेस्पिरेशन। और अगर सीड में रेस्पिरेशन चल रहा है तो वी कम टू नो कि यस इट इज गोइंग टू फॉलो अप द कंडीशन, राइट। समझ आ गया पॉइंट कि वो जर्मिनेशन के लिए वायबल है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यस गाइस, कंप्लीट। सीड क्लियर सबको अच्छे से? ये टीटीसी सीड के अंदर ही होता है? नहीं बच्चे, टीटीसी आप केमिकल है सोल्यूशन दोगे ना, यू जस्ट मेक हैव अ बीकर विद द वाटर, वाटर में आप एक सोल्यूशन बनाओगे टीटीसी कंपाउंड्स का, राइट, उसमें आप सीड डिस्पर्स इमर्स करोगे। सीड इमर्स करने के बाद अगर कुछ टाइम के बाद सोल्यूशन ने अपना कलर चेंज किया, एक कलरेशन रिएक्शन हुई, तो आप कहोगे ऑन दैट कलरेशन रिएक्शन दैट इट विल शो it is going to able to germinate, it is viable in nature, right। अगर कलरेशन रिएक्शन पॉजिटिव है तो सीड हमारे पास क्या है? वाइबल। अगर कलरेशन रिएक्शन नहीं हुई तो सीड क्या है हमारे पास? नॉन वाइबल।
अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। ठीक है, राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? सीड वाला पॉइंट क्लियर है? राइट, नाउ लास्ट वन, दैट इज द फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवरी की राइपनिंग से। तो हमने कहा राइपेंड ओवरी इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट, राइट, जहां पर फ्रूट की वॉल है। तो हम फ्रूट के बारे में कितना सब कुछ पढ़ चुके हैं। पेरिकार्प होगा, राइट, फ्रूट हमने पढ़ा था, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन से होंगे? जो ओवरी से डेवलप होंगे। जो ओवरी के साथ साथ बाकी के और पार्ट से भी डेवलप होते हैं वो कौन से हो गए? फॉल्स फ्रूट। और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होंगे, मींस कौन से फ्रूट होंगे हमारे पास? सीडलेस फ्रूट्स अंडर स्टिमुलस ऑफ, राइट, फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स का स्टिमुलस अगर दोगे तो होंगे हमारे पास। और कौन सा फाइटोहॉर्मोन मेन है सबसे ज्यादा? ऑक्सिन, राइट। तो इसकी वजह से हम कहेंगे जो फ्रूट बनेंगे उन्हें हम नाम क्या दे देंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट। पार्थिनोकार्पिक में डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको बाद में, राइट। तो हमने कहा फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द फ्रूट डेवलपमेंट पॉलिनेशन से आता है। जब पॉलिनेशन होता है तो ओवरी की राइपनिंग शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टिमुलस सीड डेवलपमेंट से आता है। और थर्ड स्टिमुलस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी से आता है कि सीड की राइपनिंग कितनी जल्दी होगी, राइट, उससे पता चलता है। तो ये स्टिमुलस है कि आपका ओवरी की राइपन अब कैसे होगी ताकि फ्रूट हमारे पास कब बनेगा, राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट। अंडरस्टूड टिल हियर? टास्क कंप्लीटेड है बच्चा, राइट। सो क्लियर विद द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। अब इसी के बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका एपोमिक्सिस, दैट आई एम गोइंग टू डू इट इन द मंडे और ट्यूसडे, जो भी इवनिंग वाली क्लास होगी हमारी उसमें, बिकॉज अभी एक मीटिंग है मेरी 3 o'clock, राइट, दैट्स वाई। आपकी क्लास भी इसलिए डिले हुई क्योंकि सुबह एक अर्जेंट क्लास हो गई थी, तो इसी वजह से मुझे सारी क्लासेस शिफ्ट करने वाली। तो आपकी पहले वाली क्लास भी आधा घंटा आगे हुई, तो इसलिए आपकी क्लास भी आधा घंटा आगे हुई, राइट। तो दैट्स वाई, फाइन। तो बचा ये पार्ट अब हमारे पास का बचा है चैप्टर का। एल्स पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। तो वी विल टॉक अबाउट दिस एंड द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, राइट। ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे आपका इन दी मंडे और ट्यूसडे, राइट, 5 to 7 जब भी फिजिबल होगा। यू हैव टू टेल मी बिफोर, राइट। संडे तक मुझे कल तक कंफर्म कर देना ये चीज़, ताकि मैं दूसरे बैच में भी उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दे दूंगी, राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस, राइट, आपका कल जो है पता ही है सबको, जेनेटिक्स की क्लास 10:30 to 12:30, राइट। मोस्ट प्रोबेबली वो इसी टाइम पे ही होगा। बाकी तो और कोई क्लास नहीं है ना अभी तक, राइट। शिफ्ट हुआ तो हाफ एन आवर शिफ्ट हो सकती है वो क्लास भी, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी तक तो 10:30 to 12:30 ही है क्लास आपकी कल वाली, राइट, जिसमें हम जेनेटिक्स का आगे वाला पार्ट करेंगे। फाइन, कंप्लीटेड यहाँ तक बचा? यस मैम। ओके, एनी स्पेसिफिक डाउट, एनी मैम, पॉइंट? हाँ जी। मैम, ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? ऑफलाइन क्लासेस आपकी नहीं होंगी बेटा, आरएम बैचेस की ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस के लिए वी डोंट हैव द नॉर्म्स टिल नाउ। वी हैव ओनली allowance of 25 students to sit up in the class, right, and as the batch of the 50-60 students we cannot split the batch in 3 groups, right. तो उस हिसाब से ऑक्यूपेंसी भी उतनी ही देनी पड़ेगी, एंड प्लस अभी नॉर्म्स भी नहीं है, राइट। तो इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस तो अभी नहीं होने वाली हैं जब तक हमारा कोर्स ही खत्म हो जाएगा, जब तक नॉर्म्स आएंगे, राइट। तो आई डोंट थिंक ऑफलाइन क्लासेस का कोई स्कोप बचेगा, राइट। 11th-12 के बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? 11th के आ रहे हैं बस, 12th के भी नहीं आ रहे हैं, ओनली 11th स्टूडेंट्स आर कमिंग, वो भी सिर्फ 4 बैच, राइट, अदरवाइज नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, भी नहीं आ पाएंगे क्या? टेस्ट के लिए वो बेटा टेस्ट तो आ गया है ना आपके, तो अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा ये सब कुछ, राइट। जैसे ही गवर्नमेंट से हमें नॉर्म्स मिलते हैं, राइट, वी कैन हैव दी, हमें अलाउंस मिलता है तो हम कर पाएंगे, नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हम लोग भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के लिए, राइट। तो वो एक फैक्ट है विच यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट, कि उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज अभी भी जो मिले हैं 11th और 12th के नॉर्म्स वो भी इस हिसाब से मिले कि ओनली 25 स्टूडेंट्स कैन सिट इन द क्लास विद द ऑक्यूपेंसी ऑफ 100 स्टूडेंट्स, राइट, इस तरीके से बिठाना। तो और वो भी अभी एक ही बिल्डिंग में ही हम बिठा सकते हैं। राधा आकाश के जनकपुरी में 4 बिल्डिंग्स हैं, बट वी कैन ऑक्यूपाई ओनली 1 बिल्डिंग, राइट। तो वो भी बिकॉज नॉर्म्स के हिसाब से सब कुछ जो सेट किया गया है तो वो यही है, राइट। और उसी के साथ हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना इन बिटवीन, जब तक रिलैक्स नहीं होगा थोड़ा बहुत, राइट। तो वी आर ऑल्सो बीइंग द वन व्हिच आर नॉट, हु आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एक्चुअली, राइट। तो मे बी आपकी टेस्ट सीरीज के टाइम तक नॉर्मलाइज हो जाए तो वी कैन इनवाइट यू इन दैट, राइट। और अगर कुछ डाउट सेशंस आगे होता है कि डाउट में आप आके पूछ सकते हो तो वो भी हो सकता है आगे के लिए हो जाए, लेकिन अभी अप्रैल, मिड अप्रैल तक के लिए तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा,
जो अभी तक लग रही है सिचुएशन, राइट? ओके मैम। फाइन, ओके मैम। फाइन, बिकॉज ये नहीं है ना कि मैं बोल दूँ होंगी ऑफलाइन क्लासेस, तो आई नो दैट नहीं होंगी, दैट्स व्हाई टू बी कट एंड क्लियर विद यू, राइट? फाइन, ओके गाइस, Yes, so ma'am. we'll meet you in the tomorrow session, right?